नमस्कार, द फॉलो अप के इस लाइव बातचीत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार भी मौजूद हैं। कैप्शन से आप स्पष्ट हो गए होंगे कि आज हम लोग बातचीत घाटशिला उपचुनाव की करेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद जो घाटशिला में जो एक राजनीतिक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ, उसके बाद से ही यह माना जा रहा था कि यहाँ भी जल्द चुनाव होगा और इसकी घोषणा भी कर दी गई है। 11 नवंबर को मतदान होना है और 14 नवंबर को जो है स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार कौन होगा जो घाटशिला का नेतृत्व करेगा। 14 नवंबर और आज से ठीक एक साल पहले, मतलब 14 नवंबर के 14 दिन बाद यानी कि 28 नवंबर, एक साल पहले 2024 में हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री झारखंड में चौथी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सरकार का भी एक साल एक तरीके से अगर देखा जाए तो मोटा मोटी हो जाएगा। और ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं, सरकार के एक साल होने को हैं। दूसरी तरफ चंपई सोरेन के अलगाव के बाद जो बीता विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें उनके बेटे बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़े, वो चुनाव हार गए। रामदास सोरेन चुनाव जीते थे। इस बार क्या होगा, बाबूलाल सोरेन ही कैंडिडेट होंगे। और अगर देखा जाए तो जो परिस्थितियां बन रही है, जो वोटिंग जो वहां पे जो एक तरीके से पैटर्न रहा है अब तक, और जो वोटरों की जो संख्या है, उसमें कहीं ना कहीं जो स्पष्टता है, उसके आधार पर ही हम लोगों ने यह कैप्शन दिया है कि सीएम हेमंत से अधिक घाटशिला में बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। इसी सवाल पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये जो वैकेंट क्रिएट हुआ रामदास सोरेन जी के निधन के बाद से, अब तक जो देखने को मिला है, जब भी उपचुनाव हुए और खास करके ऐसे मामले में जब किसी नेता मंत्री के ना होने के बाद उनके जो आने वाला पीढ़ी, उनकी पत्नी हो, बच्चे हों, या फिर उनके जो दूसरे लोगों को जिनको टिकट मिला, तो एक चीज में तो प्लस पॉइंट ये दिखता है कि अगर मधुपुर देख लें, डुमरी देख लें, तो अब तक का यही रहा कि जेएमएम जो है वहां से फिर से जो है जीत करके आया। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में डुमरी से जयराम महतो चुनाव जीत करके आए। और कैप्शन में ही हम लोगों ने लिखा है कि जयराम महतो भी प्रभावित करेंगे। अगर जयराम महतो कैंडिडेट देते हैं, नहीं देते हैं, तब भी जो है उसका असर पूरे चुनाव पे देखने को मिलेगा। हालांकि उनका एक बाइट में सुन रहा था, जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आप कैंडिडेट देंगे घाटशिला में, तो जयराम ने कहा कि इस पर अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, सोचेंगे क्या करना है, उम्मीदवार देना है या नहीं देना है। तो बहुत कुछ निर्भरता जयराम के फैसले पे भी करेगा। जयराम अगर कैंडिडेट दे देंगे तो पलड़ा पहले से ही जो भारी सा दिख रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ, गठबंधन की तरफ, उसमें और कितना वजन बढ़ेगा। अगर वो कैंडिडेट नहीं देते हैं तो जो ये आमतौर से जो लोग देख रहे हैं रांची में बैठ के भी, कि बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला है महागठबंधन के लिए। लेकिन अगर जयराम महतो कैंडिडेट नहीं देते हैं तो क्या कुछ बदलाव वहां पे दिख सकता है, खास करके चुनाव के दौरान? क्या बहुत नजदीक का मामला बन जाएगा? देखिए, एकदम ये तो क्लियर है, बहुत क्लियर है। जयराम महतो अगर अपना उम्मीदवार देते हैं तो जयराम महतो के जो वोटर हैं खास करके, और वो कुर्मी पॉलिटिक्स भी करते हैं, और जो कुर्मी और पिछड़े की जो आबादी है, चाहे वोटर है, वो जयराम महतो के समर्थक माने जाते हैं। और अधिकतर ये वोटर भाजपा के भी समर्थक माने जाते हैं। इसलिए जयराम महतो अगर कैंडिडेट नहीं देते हैं तो इसका लाभ कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाजपा को मिलेगा, और अगर कैंडिडेट देते हैं तो उसका लाभ जेएमएम को मिलेगा। ये लगभग क्लियर संकेत है। अच्छा, इस पे फिर हम लोग आखिरी में बातचीत करेंगे, लेकिन मूल सवाल पर सर हम लोग लौटते हैं जी, कि चूंकि आप देखिए कि सीधा जो टकराव है हेमंत सोरेन के साथ, बाबूलाल मरांडी हैं, चंपई सोरेन भी एक बड़ा चेहरा के तौर पे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होने के बाद।
क्या ये घाटशिला का जो चुनाव होना है बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन के लिए ज्यादा कठिन होने वाला है? हाँ, बिल्कुल कठिन होने वाला है। इसलिए कठिन होने वाला है कि राज्य गठन के बाद आप देखेंगे, अगर आंकड़े पर जाएंगे तो देखेंगे कि भाजपा वहां से एक बार मात्र चुनाव जीती है 2014 में, और रामदास सोरेन जो है वो वहां से 3 बार घाटशिला का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो एक तो उनका कहीं ना कहीं उस इलाके में पकड़ है, उनके परिवार की मजबूती है, पार्टी की भी मजबूती है, और दूसरी चीज है कि रामदास सोरेन के निधन के बाद यह चुनाव होने जा रहा है, तो अक्सर यह चुनाव में देखा भी जाता है कि निधन के बाद एक सहानुभूति उस परिवार के प्रति मतदाताओं में उभरती है, तो उसका भी एक लाभ मिलेगा। और हम लोग ऐसा बोल रहे हैं तो उसके पीछे आधार है, मधुपुर हो, डुमरी हो, कई मौकों पे पूरे देश का ये इतिहास रहा है। 2-4 मान लीजिए 10 में एक सीट कोई हार गया तो हार गया, नहीं तो अक्सर 90% 80% चुनाव उपचुनाव में जहां मौत के कारण उपचुनाव हुए हैं वहां सहानुभूति का लाभ परिवार के पत्नी हो, बेटा हो, जो भी खड़ा होता है उसको मिलता रहा है, ये ट्रेंड रहा है। लेकिन यहाँ पे चूंकि बातचीत इसलिए हम लोग कर रहे हैं सर कि लोग यह बोल रहे हैं कि 2024 के पहले का जो इक्वेशन था उसमें बदलाव आया है, क्योंकि चंपाई सोरेन जिनको कोल्हान का टाइगर बोला जाता है, चंपाई चूंकि इस बार पूरा फोकस अभी देखिए घाटशिला में चुनाव के घोषणा होने से पहले से ही जिस तरीके से वो लगातार सक्रिय हैं, उनके बेटे लगातार सक्रिय हैं, तो कहा यह जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि एक जो 2024 का जो चुनाव जो जिसने एक तरीके से स्टैब्लिश किया हेमंत सोरेन को कि आदिवासी मतलब हेमंत सोरेन, अब लड़ाई तो आप देखिए कि चंपाई सोरेन का कोल्हान को ही छोड़ दीजिए, संथाल में जिस तरीके से वो जाकर के कार्यक्रम कर रहे हैं, इवन बरहेट में जाकर के उनका जो कार्यक्रम करने की जो प्लानिंग थी, हालांकि वो नहीं कर पाए, सक्सेस नहीं हो पाए अपने मिशन में, लेकिन एक बातचीत तो हो रही है ना। और अगर उसी कोल्हान टाइगर का अपना गढ़ जो कोल्हान से निकल करके पूरे राज्य में मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी मतलब सिर्फ हेमंत नहीं है भाई, चंपाई भी हैं, कई और लोग हैं। ठीक है कि 2024 का चुनाव परिणाम चंपाई सोरेन के मन मुताबिक नहीं हुआ और स्टेब्लिश यही हुआ कि आदिवासी मतलब हेमंत, चुनाव परिणाम तो यही बताया, लेकिन अगर ये इस परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश में चंपाई दा अगर बाहर निकल रहे हैं और अपने ही गढ़ में उनकी ये अग्नि जो परीक्षा होने वाली है, तो क्या ये मान रहे हैं आप भी कि यहाँ पे वो हेमंत सोरेन को परेशान कर सकते हैं घाटशिला में? देखिए, परेशान तो चुनाव है, इसलिए अंतिम जब तक मतगणना नहीं होगी तब तक वो परेशानी में ही रहेंगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, मतलब चुनाव प्रचार के कारण। लेकिन चंपाई सोरेन की प्रतिष्ठा वहां दांव पर तो इस बार लगेगी, और चंपाई सोरेन इस बार मतलब पूरे तरह से स्वतंत्र होकर, मतलब कोई और जिम्मेवारी नहीं होगी। 2024 के चुनाव में चंपाई सोरेन के लिए एक परेशानी थी कि वो खुद भी चुनाव लड़ रहे थे, दूसरे क्षेत्रों में भी प्रचार करने के लिए जा रहे थे, तो घाटशिला में उतना समय नहीं दे पाए। इस बार उनको पूरा समय मिल रहा है घाटशिला में प्रचार करने का, जो उनके समर्थक है, मतदाता है, उनके बीच जाने का। लेकिन चंपाई के साथ साथ वहां एक चीज और ध्यान देना होगा कि अर्जुन मुंडा, रघुवर दास सरीखे जो नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी प्रतिष्ठा प्रभावित होगी, क्योंकि इन नेताओं के भी घाटशिला में कुछ ना कुछ पकड़ है। जमशेदपुर से सटा इलाका है, ये लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस कारण उनके समर्थक भी हैं, मतदाता भी हैं, वोटर भी हैं। तो बाबूलाल के अलावा चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और ये 4 स्टॉलवर्ड्स जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ये सारे कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। और 3 तो कोल्हान से ही हैं। 3 कोल्हान से ही हैं। अच्छा, एक जो आप बता रहे थे कि 2014 में पहली दफा ऐसा हुआ कि घाटशिला से जो है बीजेपी जीती, लक्ष्मण टुडू वहां से चुनाव जीते। मतलब क्या इक्वेशन बन गया था, क्या बलमुचू वहां से चुनाव? देखिए, आंकड़ा यही बताता है, जब भी कांग्रेस और जेएमएम दोनों वहां अगर आमने सामने हो गया है तो दूसरे को किसी को लाभ
मिल गया है। तो उस समय भी 2014 के चुनाव में प्रदीप बालमुचू की जो बेटी थी हाँ। सिंड्रेला बालमुचू, वो चुनाव लड़ गई। तो चुनाव लड़ने के क्या कारण क्या हुआ, वो 36,000 वोट भी लाई इस कारण, और जेएमएम से रामदास सोरेन थे, उनको 46,000 वोट आया। तो 46 और 36 को जब आप जोड़ेंगे तो लगभग 82,000 वोट हो जाता है। तो 46 और 36, हाँ 82,000 वोट हो जाता है, जबकि लक्ष्मण टुडू को 52,000 वोट आया। तो जब, अच्छा ये भी आप झारखंड के परिवेश में अगर आप देखेंगे तो जेएमएम और कांग्रेस के 50% एक ही स्वभाव के वोटर हैं। मान लीजिए मुस्लिम है, आदिवासी है, क्रिश्चियन है, तो ये जेएमएम के भी वोटर हैं और कांग्रेस के भी वोटर हैं। तो जब ये दोनों, इस बार अब ये दोनों टकरा नहीं रहे हैं। बालमुचू के नाम की चर्चा कांग्रेस में हो रही थी। बालमुचू ने तो बकायदा खुद एक तरीके से, बालमुचू जो इतने बड़े नेता रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर भी रहे, कांग्रेस को नेतृत्व किया झारखंड में, वहां से 2 बार चुनाव भी जीते। क्या उनको मालूम नहीं है कि वो जेएमएम के गठबंधन में है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है? लेकिन फिर भी प्रदीप बालमुचू जब यह बोल रहे हैं, क्या ये मान करके चला जाना चाहिए कि चूंकि 21 तक 13 से जो है 21 तक होना है, अक्टूबर तक नामांकन, क्या मतलब ऐसा आप देख पा रहे हैं कि प्रदीप बालमुचू जिस तरीके से बोल रहे हैं, तब भी जब कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो पटना में बैठक हुई थी पिछले दिनों, उसमें बकायदा ये संदेश दे दिया गया था कि घाटशिला में गठबंधन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट के साथ हम लोग रहेंगे। क्या कांग्रेस जेएमएम से इतर, जो पहले भी प्रदीप बालमुचू जा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गए हैं, क्या ऐसा भी संभव है कि वो चले जाएं और खेल बिगाड़ने में, बीजेपी का एक तरीके से मदद करने में वो वहां पे अपनी नहीं, गठबंधन का नहीं, के राजू ने पत्र लिखा था केशव महतो कमलेश को, हाँ, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसमें उन्होंने लिखा था कि हमको घाटशिला में इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी को जिताना सुनिश्चित करना है। मतलब इस तरह की भाषा का, मतलब प्रदीप बालमुचू के उम्मीदवारी के दावे को एक तरीके से खारिज किया गया, पहले ही खारिज कर। हाँ। अब बालमुचू चूंकि नेता हैं, वहां से 2 बार विधायक रहे हैं, तो उनकी इच्छा होगी जो हम चुनाव लड़े, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। जो स्थिति है, पार्टी की स्थिति है, और उनको अभी अब एक बार वो आसू से चुनाव लड़े, तो इस बार आसू वहां चुनाव लड़ नहीं रहा है। वो उसने पहले ही घोषणा कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए को के साथ वहां चुनाव लड़ेंगे। मतलब वो भाजपा को मान चुका है आसू की जो भाजपा का प्रत्याशी होगा, और हम उसका समर्थन करेंगे। बिल्कुल। तो अब बालमुचू के लिए विकल्प क्या है? विकल्प यही है जो निर्दलीय चुनाव लड़े। तो निर्दलीय आसू और दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़कर, निर्दलीय है, जयराम भी की पार्टी है अभी। हाँ, तो मतलब वो पहले अपने को आजमा चुके हैं, कांग्रेस के इतर कभी भी नहीं। तो फिर से हम लोग वहीं पे लौटते हैं कि चुनाव में जाने से पहले जो है, ठीक है कि एनडीए फोल्डर के जेडीयू, बीजेपी और आजसू ने एक अनाउंसमेंट कर दिया बैठक करके, बाबूलाल मरांडी वगैरह सब लोग मौजूद थे कि भाई हम लोग सब एकजुट हैं। क्या बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन के लिए मौजूदा समय में प्राथमिकता ये भी है कि अगर बालमुचू चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं तो उनके इस उम्मीद को जिंदा किया जाए, कोई विकल्प दिया जाए उनको, या फिर जयराम को जो है वहां पे शांत किया जाए? देखिए, बालमुचू का तो हमको नहीं दिखता है, क्योंकि भाजपा भी बालमुचू को प्रश्रय देने या मतलब जो पॉलिटिक्स में होता है, जो इंटरनली हम किसी को मदद करके निर्दलीय खड़ा कर दें, ताकि वो खड़ा होके 5-10 हजार वोट काट ले और हमारे विरोधी दल का जो उम्मीदवार है उसको हराने में हमको सहूलियत हो। तो इस तरह का प्रयास, लेकिन पॉलिटिक्स में तो होता ही है, होता है, लेकिन लोग तो 3-3, 4-4 उम्मीदवार उतरवा देते हैं। लेकिन बालमुचू अभी इस स्तर तक जाने की स्थिति में नहीं है। नहीं, मतलब अभी मतलब है, बचा हुआ है अभी उनमें। नहीं बचा, मतलब वो खुद खड़ा हो जाए या खुलकर झामुमो प्रत्याशी का विरोध करें, ये बालमुचू की अभी
मतलब मौजूदा स्थिति नहीं है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जो ये अभी वो उनकी औकात नहीं है राजनीतिक परिवेश में। हालांकि हाँ, सबसे बचना चाहिए, लेकिन हाँ, मतलब मौजूदा जो परिस्थिति परिवेश है हाँ, उसमें हम बोल रहे हैं। एक चीज ये है सर कि आप देखिए कि ये हेमंत पार्ट 2 चल रहा है। हेमंत पार्ट 1 में भी जितने उपचुनाव हुए, सारे के सारे जो है उपचुनाव महागठबंधन जो है ने जीत दर्ज की। बाबूलाल मरांडी के लिए उस समय भी एक चुनौती रहा कि भाई कोई भी तो एक सीट आप मतलब उपचुनाव के दौरान आप जीतें, जो एक मैसेज जाए सरकार के खिलाफ, जो आप जिस तरीके से एक परसेप्शन विपक्ष का रहता है कि भाई सरकार काम नहीं कर रही है लोकतंत्र में। हालांकि चुनावी हार जीत को ही सिर्फ, मैं तो निजी तौर पे मैं नहीं मानता हूं कि वही सब कुछ है, लेकिन एक परसेप्शन बनाने में तो मदद करता ही है कि भाई अगर पब्लिक मेरे खिलाफ है तो चुनाव हम कैसे जीत रहे हैं। बीजेपी आप देखिए देश भर में यही बोलती है, आप लाख सवाल कर लीजिए कि चुनाव तो हम लोग जीत ही रहे हैं। तो हेमंत सोरेन पहले भी अपने हेमंत पार्ट 1 में जो 2019 से 24 तक चला, उसमें भी सारे के सारे उपचुनाव उन्होंने जीत दर्ज किया। इस बार पहला उपचुनाव है इनके कार्यकाल का। बाबूलाल मरांडी जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती है। अभी वो प्रतिपक्ष के नेता के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो प्रदेश भाजपा के कमांडर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा कद बढ़ेगा। जिस तरह की बातें आ रही है मीडिया में और पार्टी के भीतर भी, जो संगठन अभी कमजोर दिख रहा है, संगठन में तार है, संगठन में विरोधाभास है। अगर उस परिस्थिति में अगर बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में अभी घाटशिला का उपचुनाव भाजपा जीत जाती है तो उनको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी राष्ट्रीय स्तर। मतलब वैसी सीट जहां पे आप झारखंड गठन के बाद सिर्फ एक बार जीते और हारने पर इसका निगेटिव असर भी पड़ेगा उनकी छवि पर, उनके नेतृत्व पर। ऐसा नहीं है, जीतने पर जिस तरह श्रेय मिलेगा उस तरह निगेटिव असर भी पड़ेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मतलब क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? निगेटिव इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा, जो पहला तो ये आप आदिवासी हैं, आदिवासी होने के कारण ही आपको प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता का पद मिला है। क्योंकि आदिवासी वोट बैंक जिस तरह से बिखर कर जेएमएम की ओर जा रहा है, उसको हम अपनी ओर बनाए रखने के लिए, या जो वोटर हमसे भाग गया है उसको फिर से अपनी ओर लाने के लिए ही तो उनको इतना महत्वपूर्ण पद दिया गया है। तो वहां तो फिर एक बार साबित होगा कि नहीं, आदिवासी बहुल वो क्षेत्र भी है, तकरीबन 49% मतदाता है, ट्राइबल है। तो यह तो फिर मैसेज जाएगा ना कि बाबूलाल से बड़ा आदिवासी नेता हेमंत सोरेन ही है। ये तो जाएगा, ये तो एस्टेब्लिश 2024 में ही होगा। मतलब फिर से एक बार वो एस्टेब्लिश होगा। देखिए वोट में क्या मतलब हेमंत सोरेन को ये जो एक परसेप्शन है उसको बनाए रखने की चुनौती है उनके सामने, और दूसरा बाबूलाल जी के सामने ये चुनौती है कि ये जो परसेप्शन बन गया है कि आदिवासी मतलब हेमंत, इसको कैसे इसमें जो है मतलब तोड़ा जाए। क्या लगता है, मतलब संभव आपको दिखाई पड़ रहा है तब जबकि पूरे देश भर में? सर एक चीज और मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, आप देखिए कि जैसे रेल टेका जो आंदोलन हुआ कुर्मी समाज का एसटी सूची में खुद को जोड़ने को लेकर के, अब उसके विपरीत जिस तरीके से आदिवासी समाज के लोग आज बोकारो में सर जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ, अभी 12 अक्टूबर को मोराबादी में कार्यक्रम होना है, रामगढ़ में हुआ, कई जगहों पे इस तरीके से विरोध जो हो रहा है कुर्मी समाज का, तो ये ट्राइबल्स जो एकजुट हो रहे हैं, इसका सीधा बेनिफिट तो हेमंत सोरेन को, मतलब एक तरीके से घर बैठे हुए जो फायदा हो सकता है वो तो वो दिख रहा है कि हेमंत सोरेन को इसका लाभ मिलने वाला है। हाँ, मैं देखिए सीधा नहीं कर सकते हैं। देखिए हेमंत जेएमएम का आदिवासी, अभी आज के डेट में आदिवासी सबसे बड़ा वोटर है, समर्थक। लेकिन उसके साथ साथ जो पिछड़ी जातियां हैं, खास करके उसमें महतो जो है, आप देख लीजिए कई विधायक हैं उनके महतो, और झामुमो का इतिहास ही रहा है महतो, आदिवासी और मुस्लिम,
इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही उसको सबसे बड़ा मजबूती नहीं प्रदान। सर, ठीक है, ये नारा की बात अलग है, लेकिन अगर फैक्ट अगर आप देखें, जो भी 5-7 जो एमएलए जेएमएम कोटे से हो या कांग्रेस कोटे से जो जीत करके आए हैं, कुर्मी समाज के जो नेता हैं, आप अगर एक एक सीट का एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा सर कि कुर्मी समाज का चंद कुछ 10% वोट मिला है मैक्सिमम उन लोगों को। हाँ। और वो लोग तो एक्सेप्ट भी करते हैं। हाँ, तो अब तो बंटवारा हो गया है। हाँ। तो अब जो पहले मतलब जो इसका स्थापना काल की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो 10-20 वर्ष नहीं, उस समय जो एका थे, विनोद बिहारी महतो, गुरुजी, शिबू सोरेन, निर्मल महतो, अब वो दौर से तो वो झारखंड भी निकल चुका है, और मतलब वो सामाजिक समीकरण से तो निकल ही चुका है। नहीं, वो तो बिल्कुल क्लियर है। जो अब वो महतो जो है किसी मतलब जेएमएम का नहीं है, या फिर न कांग्रेस का है, न पूरी तरह भाजपा का है। वो उसका एक अलग अपना विचारधारा जयराम हुए या उससे सुदेश जी ये कर रहे हैं वो। और बाकी जो इंडिविजुअल जो कैंडिडेट हैं अपने इलाके में, मथुरा महतो हो गए, रामगढ़ में ही कई जो अभी जैसे ममता देवी ही चुनाव जीती हुई हैं, विद्युत वरण महतो बीजेपी में उधर अभी सांसद हैं, मतलब जो जहां जहां पे जो पॉकेट। अच्छा सर, ये मतलब आप देखिए कि सिर्फ बीजेपी के लिए सिर्फ चुनाव जीतना तो महत्वपूर्ण है ही घाटशिला का, क्योंकि पहला उपचुनाव होना है हेमंत पार्ट 2 का। दूसरा है कि आपको ये नैरेटिव भी तो सेट करना होगा जो 1 साल सरकार का होने जा रहा है। 14 नवंबर को मतगणना होना है, और ठीक उसके 1 साल पहले जो है सरकार ने शपथ लिया हेमंत सोरेन ने। तो एक नैरेटिव क्या आपको लग पा रहा है कि ये जो बाकी का अभी जो 1 महीना 1.25 महीना का जो वक्त है, क्या आप ये देख रहे हैं कि 10 से 11 महीने में बीजेपी कोई ऐसा नैरेटिव सेट करने में सफल हो पाई झारखंड में कि नहीं भाई हेमंत जी तो ठीक है, आ तो गए, जीत तो गए, लेकिन काम उस तरीके से नहीं हो पा रहा है? ये इस नैरेटिव से आप वाकिफ हो रहे हैं सड़कों पे, गांव में? देखिए, बीजेपी कोशिश तो बहुत की है, लेकिन कोई इशू बन नहीं पाया है। चाहे मतलब हेमंत सोरेन के चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठ से लेके हिंदू मुस्लिम की जो बात हुई, या वो सब तो 2024 का परिणाम ने पहले को ये कर दिया। हाँ, उसके बाद भी इस तरह के प्रयास हुए, जैसे आप पहले ही बता चुके हैं, जो चंपई सोरेन संथाल में जाके आदिवासियों को अपनी ओर एकजुट करने का प्रयास किए, या कभी कभी भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर, या मैया योजना का कभी पैसा समय पर नहीं गया, इन सब मुद्दों। लेकिन ये आम पब्लिक में इसको लेके कोई परसेप्शन नहीं भाजपा बनाने में अभी तक सफल हुई। एक जो 2 मुद्दा आप नगड़ी में जो रिम्स 2 का निर्माण को लेकर के जो प्रस्तावित है, उसका जो विरोध हो रहा था, बाबूलाल जी वगैरह गए भी थे वहां पर लीड करने। फिर एक सिरमटोली को लेकर के, ये 2 मौके ऐसे थे, या फिर सूर्या हंसदा का जो इनकाउंटर हुआ, ये 3 मुद्दे ऐसे थे सर जहां पे एक ट्राइबल्स के बीच में, खास करके जो यूथ जो है उसके बीच में हेमंत सोरेन के प्रति थोड़ा सा ही लेकिन एक नाराजगी और उसका रिफ्लेक्शन, गुस्सा जो है सोशल मीडिया पे भी देखने को मिला। लोगों ने मतलब पोस्ट किया, वो भी लोग जो हेमंत सोरेन को चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन इन तीनों मुद्दों पे जो है अपनी बात वो लोग रख रहे थे। बीजेपी ने कोशिश की, लेकिन आपको ये लग रहा है या फिर आप ये देख रहे हैं कि बीजेपी ठीक है कि एक समय में हाइप देती है इन सब मुद्दों को, लेकिन बाद में फिर पता नहीं क्यों उसको कंटिन्यूटी में ये लोग नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, कंटिन्यूटी में करने की बात नहीं है। बीजेपी ने इशू खड़ा किया, आदिवासी मुद्दों को लेकर मतलब जनता के बीच जाने की कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन जनता ऐसे मुद्दों को बहुत तरजीह नहीं दी। मतलब एक समय तक ही सिर्फ बातचीत हुई। जब तक आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, तब तक कुछ लोग उससे जुड़े, फिर हट गए। यही हुआ है। मतलब कोई ऐसा इशू अभी खड़ा नहीं कर सकी है भाजपा जिससे हेमंत सोरेन को ऐसा लग रहा हो कि हेमंत सोरेन को वो पटकनी दे देगी। हमसे अगर आप पूछेंगे एज ए मतलब जो राजनीति को देखते समझते रहे हैं, तो देखिए वहां आज के डेट में मतलब सहानुभूति के कारण, रामदास सोरेन के का सीट होने के कारण थोड़ा सा एज तो जेएमएम को ही दिखता है, लेकिन चंपई सोरेन का भी वो क्षेत्र रहा है, इसलिए
अंतिम समय तक वहां कांटे के संघर्ष की स्थिति का संकेत मिलते रहेगा, जो वहां कांटे का संघर्ष है, कांटे का संघर्ष है, कांटे का संघर्ष है, ये संकेत नहीं। वही फिर सवाल, इसलिए जयराम का भी जिक्र हम लोगों ने कैप्शन में किया है कि ये कांटे की लड़ाई क्या ये तब भी संभव है जब जयराम भी वहां कैंडिडेट दे दें, या फिर आप ये देख रहे हैं कि अगर जयराम जैसे ही कैंडिडेट देते हैं मतलब एकदम दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा कि भाई अब जो है फलाना की जीत सुनिश्चित हो गया? हम लोग नाम किसी का नहीं ले रहे। नहीं, देखिए जयराम के कैंडिडेट देने पर थोड़ा सा जो बीजेपी का जो मतलब एक संभावना है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, बस थोड़ी सी। हाँ थोड़ी सी, अब मतलब पहले ही से थोड़ा कम है, वो थोड़ा और कम हो जाएगा, ये कहने का मेरा भाव है। हाँ, मतलब संभावना है भी, आप मतलब मान रहे हैं कि मतलब नहीं, देखिए उपचुनाव है और सारे लोग लगेंगे, और जो मतलब इनके 4 बड़े नेताओं की बात हमने की है, देखिए इसलिए इतना लेके चलना पड़ेगा, और इतना मतलब हम अब दर्शक कह सकते हैं जब हम अंधभक्त हैं जेएमएम के या उसका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है। पिछले चुनाव का आंकड़ा आप देखना होगा आपको, 98,356 मत मिले थे रामदास सोरेन को, और 75,910 वोट मिले थे बाबूलाल सोरेन को। मतलब इन दोनों के बीच लगभग 22,000 वोट का डिफरेंस रहा है। तो 22,000 वोट का जो डिफरेंस रहा है, अगर उस 22,000 वोट में 11,000 वोट अगर रिकवर भाजपा करती है तो सामने, हाँ, तो कांटे का संघर्ष नहीं। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि चूंकि 11,000 में 8,000 वोट तो सीधे जेल के कैंडिडेट ने ले आया। हाँ, तो अगर ये वाला वोट प्लस होता है इधर किधर बीजेपी के तरफ, हाँ, तो बीजेपी के तरफ अगर होता है 8,000 वोट, तो 75,000 वोट है बीजेपी का, और उसमें 8,000 जोड़ देंगे 83, नहीं मान लीजिए 85,000 हो जाएगा। तो रामदास सोरेन को तो 98,000 वोट मिला है। नहीं, तो फिर वो जो 11,000 वाला रेशियो है वो तो कमेगा ना, जिससे 85 से फिर 98 का गैप हो जाएगा। हाँ, तो 98 का गैप होगा, तो ऐसा नहीं ना होगा जो रामदास मुर्मू जो जेल के से लड़े थे उनका 8,000 वोट टोटल बीजेपी को ही शिफ्ट हो जाएगा। अरे उसमें रेशियो भी बनेगा, तो 5-6 हजार वोट बीजेपी को मिलेगा, तो 2-3 हजार वोट जेएमएम को भी जाएगा। मतलब गैप थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, अगर जयराम कैंडिडेट नहीं देते हैं तो थोड़ा गैप, तो मतलब वो जो कांटे की लड़ाई की बात हो रही है, और खास करके मतलब गौर करने वाली बात यह है कि 3 उप मुख्यमंत्री तो बीजेपी के कोल्हान से ही आ रहे हैं। चंपई सोरेन खुद, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, और ये सारे लोग अगर एक सीट पे मेहनत करेंगे तो ये बहुत बड़ा गैप, मतलब ऐसा नहीं है क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं, इसीलिए हम देख पा रहे हैं, जो मतगणना शुरू होने से पहले कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है कि यही जीत जाएगा, लेकिन एज हमको अभी जेएमएम का दिखता है। चलिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि जब तक उपचुनाव होना है घाटशिला का, तो एक तो वहां पे ग्राउंड क्या रियलिटी है, लोग क्या सोच रहे हैं, वो भी फॉलोअप के जरिए जो है हम लोग लगातार आप तक अपडेट करेंगे। मनोज पांडे जो हमारे सहयोगी हैं, वो आज ही एक पूरी टीम के साथ जो है घाटशिला गए हुए हैं। लगातार जो हमारे साथी जो कोल्हान से रिपोर्टिंग करते हैं, अभिषेक पीयूष, वो भी लगातार रिपोर्टिंग वहां पे कर रहे हैं। आज भी सोमदास सोरेन का जो है एक इंटरव्यू हम लोगों ने अपने यहाँ चलाया है। तो लगातार हम लोगों की कोशिश है कि वैसे लोग पूरे झारखंड के जो घाटशिला पे भी नजर बनाए रखना चाहते हैं, उन तक जो है हम लोग रोजाना इस तरीके से सामने आकर के, लाइव आकर के, ग्राउंड पे जाकर के जो है यह दिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल वहां पर चल क्या रहा है। तो अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।